नमस्कार। आज हम जिस कहानी को समझने जा रहे हैं वो सिर्फ स्कूलों और किताबों की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे ब्रिटिश भारत में शिक्षा क्लासरूम से निकलकर नियंत्रण, व्यापार और पहचान की एक बड़ी लड़ाई का मैदान बन गई। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ व्यापार और मुनाफा कमाने आई थी, वो भला एक पूरे देश के लिए स्कूल और कॉलेज बनाने में क्यों दिलचस्पी लेगी? इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, उतना सीधा साधा नहीं है। और सच तो ये है कि शुरू में उन्होंने कोई दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। मतलब अपने राज के पहले 60 सालों तक कंपनी के लिए एजुकेशन कोई मुद्दा था ही नहीं। उनका पूरा का पूरा फोकस व्यापार पर था, मुनाफे पर था, ना कि पढ़ाने लिखाने पर। और जब आखिरकार उन्होंने शिक्षा की तरफ देखना शुरू भी किया, तो वो किसी भलाई या परोपकार के लिए नहीं था। नहीं, इसके पीछे की वजह पूरी तरह से प्रैक्टिकल थीं, अपने फायदे की थीं। जरा इन शुरुआती संस्थानों को देखिए। ये किसी महान ज्ञान के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास जरूरत पूरी करने के लिए बनाए गए थे। कलकत्ता मद्रासा और संस्कृत कॉलेज इसलिए खोले गए ताकि कंपनी की अदालतों को मुस्लिम और हिंदू कानून के जानकार मिल सकें। और फोर्ट विलियम कॉलेज, वो तो भारतीयों के लिए था ही नहीं, वो तो ब्रिटिश अफसरों को यहाँ की भाषाएं और तौर तरीके सिखाने के लिए था। मतलब साफ है, शिक्षा का मकसद ज्ञान बढ़ाना नहीं, बल्कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आसान बनाना था। लेकिन बहुत जल्द एक बड़ी वैचारिक लड़ाई छिड़ गई। सवाल ये था कि अगर भारतीयों को पढ़ाना ही है तो उन्हें पढ़ाया क्या जाए, भारत का पारंपरिक ज्ञान या फिर पश्चिम का आधुनिक विज्ञान? और यहीं से प्राच्यविदों और आंग्लविदों के बीच वो मशहूर बहस शुरू हुई जिसने भारत की शिक्षा की पूरी दिशा ही बदल दी। इस बहस में दो गुट थे, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ थे प्राच्यविद या ओरिएंटलिस्ट्स, जो मानते थे कि पारंपरिक भारतीय ज्ञान को पश्चिमी विज्ञान के साथ मिलाकर स्थानीय भाषाओं में ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ थे आंग्लविद या एंग्लिसिस्ट्स, जिनका साफ कहना था कि भारत का सारा ज्ञान यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक शेल्फ के बराबर भी नहीं है। इसलिए पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में और पश्चिमी विषयों पर होनी चाहिए। और इस बहस में जीत हुई आंग्लविदों की, और उनके सबसे बड़े पैरोकार थे लॉर्ड मैकाले। उनका ये मशहूर बयान उनके इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। वो एक ऐसा भारतीय वर्ग बनाना चाहते थे जो सिर्फ दिखने में भारतीय हो, लेकिन उसकी सोच, उसकी पसंद, उसकी वफादारी, सब कुछ पूरी तरह से ब्रिटिश हो। ये लोग सरकार और आम जनता के बीच एक पुल का काम करेंगे। इस एक सोच ने भारत में शिक्षा की दिशा हमेशा हमेशा के लिए तय कर दी। मैकाले की इसी जीत से जन्म हुआ अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का, जिसे हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा था। शिक्षा समाज के सबसे ऊंचे तबके के कुछ गिने चुने लोगों को दी जाएगी और फिर ये उम्मीद की जाएगी कि ज्ञान उनसे छन छन कर धीरे धीरे नीचे आम जनता तक अपने आप पहुंच जाएगा। जाहिर है, आम जनता को सीधे सीधे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं समझी गई। तो इसी सिद्धांत को आधार बनाकर अंग्रेजों ने एक औपचारिक पिरामिड जैसी शिक्षा प्रणाली को खड़ा करना शुरू किया। चलिए देखते हैं कि ये ढांचा आखिर बना कैसे। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये सिस्टम कैसे परत दर परत बना। 1835 में मैकाले ने दिशा तय कर दी। फिर 1854 में आया वुड्स डिस्पैच, जो एक तरह से पूरी शिक्षा व्यवस्था का ब्लूप्रिंट था। और इसके ठीक बाद 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों की नींव रखी गई। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये दस्तावेज बहुत बड़ा और विस्तृत था। इसने पहली बार माना कि जनता को पढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसने कागज पर ही सही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी को खारिज भी किया। प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक पूरा सिस्टम बनाया और महिला शिक्षा की बात भी की। लेकिन इन शानदार बातों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला था। 20वीं सदी आते आते एजुकेशन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं रही, बल्कि एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन चुकी थी। एक तरफ अंग्रेज इस पर अपना शिकंजा कसना चाहते थे ताकि राष्ट्रवादी भावनाएं ना भड़कें, और दूसरी तरफ भारतीय नेता शिक्षा को हर आम इंसान तक पहुंचाने की मांग कर रहे थे। ये टकराव यहाँ कितना साफ दिखता है। देखिए, 1904 में लॉर्ड कर्जन ने यूनिवर्सिटी एक्ट लाकर विश्वविद्यालयों पर सरकारी कंट्रोल बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी राष्ट्रवाद के गढ़ बन रहे हैं। इसके जवाब में 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सबके लिए मुफ्त और जरूरी प्राइमरी शिक्षा का बिल पेश किया, जिसे अंग्रेज सरकार ने तुरंत खारिज कर दिया। इसी ब्रिटिश मॉडल के जवाब में
महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने शिक्षा का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। 1937 की वर्धा योजना सिर्फ किताबी ज्ञान के खिलाफ थी। इसका आधार था करके सीखना, जहां पढ़ाई को किसी दस्तकारी या हुनर से जोड़ा गया था। ये एक ऐसी शिक्षा थी जिसकी जड़ें भारत की जरूरतों और भाषाओं में थी, ना कि लंदन की। तो एक तरफ गांधी जैसे नेता शिक्षा को आत्मनिर्भरता का औजार बनाना चाहते थे, और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश राज का बनाया सिस्टम एक अलग ही दिशा में चल रहा था। तो सवाल ये उठता है कि 100 साल से भी ज्यादा चले इस प्रयोग का आखिर नतीजा क्या निकला। चलिए इस औपनिवेशिक शिक्षा की विरासत का हिसाब किताब करते हैं। 92%, यही थी 1921 में भारत की निरक्षरता दर। सोचिए, एक सदी से भी ज्यादा के ब्रिटिश शैक्षिक सुधारों के बाद भी देश की 92% आबादी पढ़ लिख नहीं सकती थी। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की जमीनी हकीकत थी, उसकी पूरी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत। असल में ब्रिटिश शिक्षा नीति का लक्ष्य कभी भारतीयों का विकास था ही नहीं। इसका असली मकसद था अपनी औपनिवेशिक मशीनरी को चालू रखना। उन्हें सस्ते क्लॉक चाहिए थे, उन्हें अपने बने सामान के लिए ग्राहक चाहिए थे, और हाँ, उन्हें एक छोटा सा ऐसा तबका चाहिए था जो दिल से ब्रिटिश हुकूमत को सही माने। इसका नतीजा क्या हुआ? आम लोगों की पढ़ाई, महिलाओं की शिक्षा और टेक्निकल नॉलेज की भारी अनदेखी हुई, और एक ऐसी गहरी खाई बनी जो आज भी पढ़े लिखे तबके और बाकी समाज के बीच दिखाई देती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है, क्या ये शिक्षा प्रणाली सिर्फ गुलामी की जंजीरें कसने का एक औजार थी, या फिर पश्चिमी विचारों से परिचय कराकर इसने अनजाने में वो चिंगारी भी भड़का दी जिसने आज़ादी की आग को हवा दी? इसकी विरासत बहुत उलझी हुई है। ये एक ऐसा ढांचा था जो बनाया तो गया था साम्राज्य की सेवा के लिए, पर उसी ढांचे से निकले विचारों ने उस साम्राज्य को जड़ से हिलाकर रख दिया।